अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या फिर डीएलएड, बीएड एग्जाम्स के, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम शिखा एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में, शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो उससे पहले हम जान लेते हैं शिक्षा क्या है। तो जब बालक जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक बालक जो भी अर्जित करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही उसकी शिक्षा कहलाती है। यानी कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी भी बालक सीखना बंद नहीं करता। अपनी डेली लाइफ में, अपने घर पर, समाज में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में वो हमेशा सीखता ही रहता है और तब तक सीखता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। बालक अपने वातावरण में प्रत्येक समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है और हर व्यक्ति एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, इसी को ही हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन कैसे सीखना है, मेथड क्या होगा, सीखना किसे कहते हैं, कहाँ सीखा जाए, कैसे सीखा जाए, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं शिक्षा के प्रकारों पर। यानी कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा के किस प्रकार के अंतर्गत आता है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। तो शिक्षा जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। तो 3 प्रकार की शिक्षा हो गई औपचारिक, जिसको आप विद्यालयों में नियमित वातावरण में पढ़ते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, जब बच्चा जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु तक की जो भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की जो शिक्षा है उसे कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। तो आज हम देखेंगे कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक शिक्षा के बारे में। औपचारिक शिक्षा का अर्थ तथा परिभाषा। तो सबसे पहले देखते हैं नियमित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नियमित शिक्षा मतलब जो निर्धारित समय पर होती है। जब से बालक जन्म लेता है वो 2-3 साल अपने घर में व्यतीत करता है, आस पड़ोस में व्यतीत करता है। उसके बाद जब उसका स्कूलिंग स्टार्ट होती है, जब उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, तब से उसकी औपचारिक शिक्षा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या है, जहाँ पर शिक्षा योजना निर्धारित होती है। बच्चे को किस मेथड से पढ़ाना है, बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, टॉपिक क्या होंगे, टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा, मेथड्स, ये सारी चीजें। इवन स्कूल का एक नियमित समय होता है, एक नियमित अनुशासन होता है, एक नियमित वातावरण होता है, एक नियमित बिल्डिंग होती है, उसके अंदर ही बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो नियमित पैटर्न पर दी जाने वाली शिक्षा है उसे ही हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यानी कि बच्चे को कौन सी क्लास में, कौन से लेवल पे, कितनी एज में कितना सिखाना है, इन सबके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दिया जाता है। तो इस तरीके से शिक्षा का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो पहले उसका किसी भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, फिर आगे उसका नॉलेज जो है वो बिल्डअप किया जाता है। तो इस प्रकार नियमित वातावरण में दी जाने वाली शिक्षा को ही औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए शिक्षण की विधियों का निर्धारण किया जाता है। यानी कि मान लीजिए साइंस पढ़ाना है, हमें बच्चों को साइंस में सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ाना है, तो हम कुछ मेथड्स डिसाइड कर सकते हैं, शिक्षण विधियां डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी विधि से हम बच्चों को बता सकते हैं। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय की सीमा में ही दी जाती है। तो औपचारिक, जाहिर सी बात है, जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है उसी को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो वो विद्यालय की सीमा के अंतर्गत ही सिर्फ दी जाती है। यानी कि जो टीचर होता है वो बच्चे को सिर्फ स्कूल के अंदर ही, स्कूल की समय सीमा में, उसी बिल्डिंग में, उसी कक्षा में ही शिक्षा देता है। उसके बाहर वो किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं देता। ऐसी शिक्षा को ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और विद्यालय के अलावा चर्च हैं, मदरसे, पुस्तकालय, इन सभी जगहों पर भी औपचारिक शिक्षा का प्रबंध सरकार द्वारा किया गया है। इस प्रकार की सभी संस्थाओं का निर्माण समाज करता है। यह संस्थाएं
शिक्षा की संस्थाएं कहलाती हैं, यानी कि विद्यालय हैं, मदरसे हैं, ये सब शिक्षा की संस्थाएं कहलाती हैं। यह छात्र को क्रिया करने का अवसर देता है, यानी कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के थ्रू, बहुत सारी चीजें देखकर, एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऑब्जर्व करके, इमिटेशन यानी कि अनुकरण करके ही बहुत सारी चीजें सीखता है, यानी कि बच्चे को क्रिया करने का अवसर मिलता है। छात्र को अनुभव प्रदान करती है। जो औपचारिक शिक्षा है उससे बच्चे को बहुत सारे अनुभव होते हैं। मान लीजिए साइंस में ही बच्चे को कोई प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, या फिर एसएसटी में भ्रमण करवाया जा रहा है, या फिर मैथ्स को बहुत सारे सामानों के संगठन से, बहुत सारे शेप्स के दिखा करके, इन सब तरीकों से जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो एक तो वो क्रियाशील रहेगा, एक्टिव रहेगा, और दूसरा उसको अनुभव मिलेगा। उसके व्यवहार को परिमार्जित करती है, यानी कि औपचारिक शिक्षा के बाद ही बच्चे में जो चेंजेस आते हैं, जो स्थायी परिवर्तन आता है, उसे सीखना कहते हैं। जब बच्चा सीखेगा तो उसके व्यवहार में चेंजेस दिखेंगे। यानी कि मान लीजिए बच्चा आर्ट ही कर रहा है, जब वो घर में रफली आर्ट करता है तो वो बहुत ही खराब तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा फैला के आर्ट कर रहा है। लेकिन जब वो विद्यालय जाता है, उसको सिखाया जाता है कि जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर ही आपको ड्राइंग करनी है, इस तरीके से बनाना है, इन कलर्स का यूज़ करना है, तो बच्चे में चेंज आएगा। जब नेक्स्ट टाइम वो ड्राइंग करेगा तो उन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख कर ही ड्राइंग करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे के व्यवहार को ये परिमार्जित कर रही है, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है वो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आती है, जिससे बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। आगे देखते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। तो औपचारिक शिक्षा जो है वो कैसी होती है, नियमित होती है, रेगुलर बच्चा स्कूल जाता है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है, इस तरीके से वो शिक्षा प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा में पहले योजना बना ली जाती है, यानी कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कौन से तरीकों से पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एड्स यूज़ करने हैं, ये सब चीज़ें औपचारिक शिक्षा में पहले ही प्लान कर ली जाती हैं। इसमें शिक्षा के उद्देश्य पहले से ही निर्धारित हैं। किन उद्देश्यों से बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, ये पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। औपचारिक शिक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। कौन सी एम्स को फुलफिल करना है, बच्चे को कितना सिखाना है, इसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। बच्चा किस एज का है, किस क्लास का है, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान रखने योग्य होती हैं। औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थाओं की सीमा में ही दी जाती है, यानी कि औपचारिक शिक्षा की, फॉर्मल एजुकेशन की हम जब भी बात करेंगे तो वो स्कूल में, कॉलेज में ही दी जाती है। ऐसी ही शिक्षा को सिर्फ हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के शिक्षण हेतु शिक्षण विधियां निर्धारित होती हैं, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही शिक्षण विधियां डिसाइड कर ली जाती हैं। औपचारिक शिक्षा चर्च, मदरसे में भी दी जाती हैं। इनका उद्देश्य सामान्य भी होता है और आदर्शात्मक भी होता है। शिक्षा जो है वो वर्तमान, अतीत और भावी जीवन की तैयारी है, यानी कि शिक्षा से जो हमारे वर्तमान जीवन चल रहा है उसमें हमें हेल्प मिलती है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अतीत में जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उससे हम अनुभव प्राप्त करते हैं, और भावी जीवन में जो होने वाला है उसके लिए हम तैयारी करते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ। तो अनौपचारिक क्या है, अनौपचारिक शिक्षा अनियमित शिक्षा कहलाती है। जैसे जो औपचारिक शिक्षा थी उसे नियमित शिक्षा कहते थे, अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित शिक्षा कहा जाता है। तो आगे देखते हैं इसे अनियमित क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस शिक्षा में निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय, अनुशासन, वातावरण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ना तो अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित समय है, ना तो कोई निश्चित टीचर है, ना कोई पाठ्यक्रम है, ना ही कोई विद्यालय है, ना कोई अनुशासन और ना ही कोई वातावरण। तो ऐसी शिक्षा को ही अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। भारतीय विचारधारा के अनुसार जो शिक्षा है वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। ऐसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं कि छात्र में अपनी माँ से, उसके उपरांत पिता, भाई, बहन, परिवार, पड़ोस, ये सारी चीजें उसको सीखने में हेल्प करती हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करें तो जब से बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म हुआ,
वो अपनी फैमिली में ही रहता है, अपने माँ को ऑब्जर्व करता है, अपने पिता को ऑब्जर्व करता है, बाकी जो परिवारजन हैं उनको ऑब्जर्व करता है, एक्टिविटीज़ देखता है, एक्सप्रेशन देखता है। फिर धीरे-धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो दूसरों का अनुकरण करता है, दूसरों की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे उसके फादर चल रहे हैं वैसे चलने की कोशिश करता है, जैसे मदर उसकी काम कर रही है, बच्चा उस तरह से काम करने की कोशिश करता है, तो इसे अनुकरण कहते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू बालक जो है वो अपने फैमिली से ही सीखना शुरू करता है। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो वो अपने दोस्तों से मिलता है, समाज में इंटरैक्ट करता है, लोगों से मिलता है, तो उनसे सीखता है, अपने टीचर की नकल करता है, अपने फ्रेंड्स की तरह बनना चाहता है या उनसे प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित अवधि में न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का आरंभ किया गया है। यानी कि जो उद्देश्य बच्चा औपचारिक शिक्षा के दौरान नहीं प्राप्त कर पाता, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे चरित्र का विकास, नैतिकता, राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें बहुत बार स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, लेकिन बच्चे के अंदर विद्यमान होती हैं। कैसे? वो टीवी देखता है, वो अपने से बड़ों को ऑब्जर्व करता है, अपनी फैमिली में लोगों से इंस्पायर होता है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है अपनी फैमिली से सीखता है, समाज से सीखता है। तो ऐसी शिक्षा जो उसको किसी नियमित वातावरण में ना दे करके उसके समाज से, उसके परिवार से, उसके दोस्तों से, आस पड़ोस से जो शिक्षा दी जाती है उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जो शिक्षाएं अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध करती हैं उन्हें अनौपचारिक संस्थाएं कहा जाता है। यानी जहाँ पर भी बच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले, जहाँ पर भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करे, उसे अनौपचारिक संस्थाएं कहा जाता है। ऐसी शिक्षा कैसी होती है? व्यवहारिक, प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है। वो मनुष्य के विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित होती है, यानी कि जो भी उसकी डेली लाइफ में चल रहा है, जैसी भी उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार वो सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिकताओं का स्थान गौण होता है तथा अप्रधानता लिए रहता है, जबकि औपचारिक शिक्षा नियमबद्ध होती है और उसका विधान होता है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है उसमें कठोर नियम होते हैं, उसमें कुछ विधान होते हैं जिनका सबको पालन करना होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? अनौपचारिकता का गौण स्थान होता है। अनौपचारिक शिक्षा के नियम ढीले ढाले होते हैं, लचीले होते हैं, बच्चा अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल सकता है। इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें इन सारी चीजों का अभाव रहता है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है वो औपचारिकता से मुक्त है, यानी कि कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती। और एक ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा की सीमाओं और कमियों की पूर्ति करता है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो ज्ञान बच्चा औपचारिक शिक्षा के दौरान नहीं प्राप्त करता, वो ज्ञान बच्चा अनौपचारिक शिक्षा में प्राप्त करता है। यानी कि जैसे आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शिक्षा हमें ये नहीं सिखाती कि हम समस्याओं को कैसे सॉल्व करें। ये सारी नॉलेज हमें अनौपचारिक शिक्षा से ही प्राप्त होती है। दूसरों का बिहेवियर देख करके बहुत बार हम समाज की भी हेल्प लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो औपचारिक शिक्षा से हमें नहीं प्राप्त हो सकती, तो ऐसी चीज़ों को हम अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा सीखते हैं। आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक और समयानुसार होता है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो समय के अनुसार और वास्तविक रूप से हमें प्राप्त होती है, व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त होती है। शिक्षा व्यवहारिक होती है, मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं से संबंधित होती है। जैसी मनुष्य की आवश्यकता होगी वैसा वो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता जाता है। इस शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। अनौपचारिक शिक्षा के नियमों तथा क्रमों में लचीलापन होता है। अपने अकॉर्डिंग हर मनुष्य अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है, यानी कि जिस समय आप हैं उसी समय ये शिक्षा आपको प्राप्त होती है।
इस शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं, समस्याओं, भौतिक साधनों की उपलब्धि और मानवीय संसाधनों की प्राप्ति हेतु होता है। यानी कि इस शिक्षा का कोई नियमित वातावरण नहीं है, बल्कि ये शिक्षा मूल आवश्यकताओं से समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, जो भी भौतिक साधन है और जो भी मानवीय साधन है, इन सभी के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे दूरस्थ शिक्षा के बारे में। तो दूरस्थ शिक्षा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे मुक्त अधिगम या ओपन लर्निंग या पत्राचार शिक्षा या कोरेस्पॉन्डेंस लर्निंग, बाहरी अध्ययन एक्सटर्नल स्टडी, गृह अध्ययन यानी कि होम स्टडी। तो भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे दूरस्थ शिक्षा या मुक्त शिक्षा कहा जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे इसके बहुत सारे नाम हैं। मुक्त अधिगम भी इसे कहते हैं, ओपन लर्निंग कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, इन सारे नामों से ही प्रचलित है। अब दूरस्थ शिक्षा होती क्या है? तो इस शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया शिक्षक द्वारा ना होकर संचार माध्यमों में होती है। आप देख रहे हैं इसका नाम है दूरस्थ शिक्षा, यानी कि शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसने किसी कॉलेज में वो एडमिशन लेता है जहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल हो। तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, उसे जो है पाठ्यक्रम पता होगा, उसको नोट्स मिल जाएंगे, उसे स्टडी खुद करनी है और संचार माध्यमों के थ्रू भी वो कर सकता है। तो इसमें जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है या किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो डिस्टेंस लर्निंग से वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं, वो डिग्री हासिल कर सकते हैं काम करते हुए या दूसरी चीज़ें करते हुए भी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लचीली और मनुष्य की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि अधिगमकर्ता की जो स्वेच्छा और स्वक्रिया पर निर्भर करती है। तो दूरस्थ शिक्षा जो है वो संचार माध्यमों के द्वारा संपन्न होती है। शिक्षार्थी अपनी गति और आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को ग्रहण करता है। जो भी टॉपिक उसे पढ़ना है वो अपनी आवश्यकता और अपनी गति के अनुसार उसे पढ़ सकता है। यह शिक्षा अधिगम की एक सतत प्रक्रिया है जिसमें संचार माध्यम का प्रयोग होता है, यानी कि बच्चे बहुत सारे संचार माध्यमों का प्रयोग करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूरस्थ शिक्षा के लाभ या विशेषताएं। तो दूरस्थ शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षक तथा छात्र का अर्ध स्थायी अलगाव होता है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा में जो छात्र है और जो शिक्षक हैं उन दोनों का जरूरी नहीं कि आपस में कोई कांटेक्ट हो, यानी कि ना तो शिक्षक क्लासरूम्स में पढ़ाने जाते हैं और ना तो शिक्षक का बच्चे से कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही दूरस्थ शिक्षा में टीचर और छात्र जो है वो मौखिक रूप से संबद्ध नहीं होते, यानी कि बच्चा जो है वो क्लासेस नहीं अटेंड करता, ना ही टीचर से उसका कोई संपर्क रहता है, बल्कि उसे नोट्स मिल जाते हैं और छात्र को खुद ही पढ़ना होता है। शिक्षक जो है वो उसे सिर्फ थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं क्या कैसे करना है, बाकी पढ़ाई उसे खुद करनी होती है। यानी कि जो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा थी, ये दूरस्थ शिक्षा जो है उससे पृथक है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के परंपरागत मौखिक संवाद की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी मैंने बताया, जब शिक्षक और छात्र आपस में आमने सामने नहीं होंगे तो मौखिक संवाद भी होना इम्पॉसिबल है। तो परंपरागत मौखिक संवाद जो है वो दूरस्थ शिक्षा में पॉसिबल नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा अधिगम सामग्री की योजना तथा तैयारी एवं छात्र सहायक सेवाओं में शिक्षा संगठन का प्रभाव होता है या निजी तथा स्वाध्याय कार्यक्रम से पृथक है। यानी कि अधिगम सामग्री जो है वो दूरस्थ शिक्षा में बच्चे को अलॉट कर दी जाती है, मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन पढ़ाई बच्चे को खुद करनी होती है। यह शिक्षा अल्पव्ययी है, यानी कि इसमें क्लासरूम चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, इसमें शिक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसकी वजह से ये शिक्षा जो है अल्पव्ययी हो जाती है। यह शिक्षा आधुनिक संचार माध्यमों से प्रदान की जाती है, यानी कि बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स का यूज करके शिक्षा दी जाती है।
आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको तीनों ही प्रकार बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही सीडीपी, डीएलएड और बीएड के नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर जीके जीएस के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इसके अलावा अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर्स की हेल्प के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।